Hello everyone, I am Dr. Santosh Dubey. Welcomes all of you on behalf of Dr. Santosh Academy. Today we will discuss the ex post facto research, घटनोत्तर अनुसंधान. इसके पहले we have discussed the descriptive research and experimental research in detail. Now, considering the coming examination of assistant professor conducted by UPHESC for education and other subjects, ex post facto research is very essential. And I decided to prepare a video focusing on this specific topic before you. So, in this concern, I would like to request all of you to subscribe the channel, Dr. Santosh Academy, share the channel, this video also, and you must comment on the video so that I could edit some things as per your recommendations. तो आइए हम लेक्चर को प्रारंभ करें, प्रेजेंटेशन करें. उसके पहले चाहूंगा कि सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए. तो इसी क्रम में चलिए हम चर्चा करते हैं घटनोत्तर अनुसंधान क्या होता है. छात्रों, आप स्क्रीन पर देखिए कि घटनोत्तर अनुसंधान क्या है. यह एक बहुत ही इसेंशियल और प्रैक्टिकल मेथड ऑफ रिसर्च है और इन द सब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन एंड अदर सोशल स्टडीज में इस मेथड का प्रयोग जरूर किया जाता है. और इस प्रकार के शोध में जो इन्वेस्टिगेटर होता है, जो रिसर्चर होता है, वो किसी घटना के घटित हो जाने के बाद उसके रीजंस का, उसके कॉजेज का खोज करता है. अर्थात यह पद्धति, यह जो मेथड है, यह इफेक्ट टू कॉज, परिणाम से कारण की ओर बढ़ती है. पहले घटना घट जाती है और घटना के घटने के बाद यह रिसर्च उस घटना के कारण का स्टडी करती है. सो एक्स पोस्ट फैक्टो is a method of research that do the study to find the causes, why the incidences, why the, you can say, the phenomena was taken the form. जो घटना घटी वो क्यों घटी, इसका स्टडी करता है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च. एक्स पोस्ट फैक्टो के अगर लिटरल मीनिंग की बात करेंगे, इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है, तो एक्स पोस्ट फैक्टो का लिटरल मीनिंग होता है आफ्टर द इंसिडेंट, किसी घटना के घटित हो जाने के बाद को एक्स पोस्ट फैक्टो कहा जाता है. सो in the concern of its literal meaning, you can say that ex post facto is such a method of research which is very, you can say, significant and suitable to do the study about the causes why the incidents taken the place. उन कारणों का अध्ययन करता है जिन कारणों से कोई परिस्थिति बन जाती है या कोई घटना हो जाती है. एक बात हमेशा ध्यान दीजिए कि एक्स पोस्ट फैक्टो में किसी भी प्रकार के एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल को अप्लाई करना संभव नहीं होता. उसका कारण यह है कि जो घटना है वह पहले घटित हो चुकी है, तो वहां पे कोई भी कंट्रोल संभव नहीं है या कोई भी कंट्रोल का महत्व वहां पे जीरो हो जाता है.
ठीक है, हमेशा ये ध्यान में रखिए कि एक्स पोस्ट फैक्टो का एक्स का मतलब ही है, एक्स का मतलब है पूर्व, अर्थात पोस्ट फैक्टो जो फैक्ट है, जो फैक्टो है वो पोस्ट, पोस्ट का मतलब जो बीत चुका है, विच इज पास्ट, जो घटना घट चुकी है। तो घटनोत्तर शोध से तात्पर्य वह शोध है जिसमें अनुसंधान करता किसी प्रभाव के आधार पर उसके संभावित कारणों का पता लगाने की कोशिश करता है। यह एक इंपिरिकल रिसर्च होता है, यह वैज्ञानिक शोध भी कहा जाता है, इसको कभी कभी हम लोग साइंटिफिक रिसर्च भी कहते हैं, क्योंकि साइंटिफिकली ही इसका हम पता लगाते हैं। यह शोध में स्वतंत्र चर की अभिव्यक्ति शोध आरंभ करने के पहले ही हो चुकी होती है, मीन्स जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वह पहले ही अपना काम कर चुका होता है, इसीलिए इसके वेरिएबल में किसी भी प्रकार के मैनिपुलेशन की मैनिपुलेशन संभव नहीं है, और न तो इसमें कंट्रोल संभव है। जो शोधकर्ता होता है एक्स पोस्ट फैक्टो में, रिसर्चर किसी घटना के प्रभाव के आधार पर उसके संभावित कारणों का पता लगाता है। अतः प्रभाव के आधार पर कारण का अध्ययन की यह रीति विपरीत होती है, जिसमें कारण के आधार पर प्रभाव के बारे में अनुमान लगाया जाता है। जैसे एक एग्जांपल मैं बोलता हूं, कोई शोधकर्ता फेफड़े के कैंसर का अध्ययन करना चाहता है। वह ऐसे रोगियों का परीक्षण करके इस आधार पर पहुंचता है कि धूम्रपान तथा चिरकालिक खांसी से संबंधित दिखते हैं। तो इस प्रकार के शोध में शोधकर्ता स्वतंत्र चर आश्रित चर के बीच के संबंध की उचित व्याख्या नहीं कर पाता है, और वह प्रायः पोस्ट हॉक दोष है ना, पोस्ट हॉक फैलेसी का शिकार हो जाता है, जिसमें शोधकर्ता दो कारणों में से एक को कारण और दूसरे के प्रभाव सिर्फ इसलिए मान लेता है क्योंकि दोनों हमेशा साथ साथ होने पर पाए जाते हैं। हालांकि ये कुछ और आगे बढ़ के हमने बता दिया। आइए अगली स्लाइड में हम इसको बताते हैं आपको कि इसकी अवधारणा क्या है। देखिए, अवधारणा के कॉन्सेप्ट्स के संदर्भ में लिखा है स्क्रीन पर, आप देखिए, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च इज अ नॉन एक्सपेरिमेंटल, यह अप्रयोगात्मक अनुसंधान विधि है, वेयर जहां पर शोधकर्ता स्वतंत्र चर अर्थात इंडिपेंडेंट वेरिएबल को नियंत्रित या परिवर्तित न तो कंट्रोल कर सकता है न तो मैनिपुलेट कर सकता है, क्योंकि वह पहले ही घटित हो चुका होता है। बहुत विद्वान शोधविद रहे हैं एक, जिनका नाम कर्लिंगर है। इन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि यह अर्थात एक्स पोस्ट फैक्टो एक ऐसी व्यवस्थित इंपीरिकल इन्वेस्टिगेशन है। इंपीरिकल का मतलब अनुभवजन्य होता है, जिसमें स्वतंत्र चर पर शोधकर्ता का प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं होता, क्योंकि वह पहले ही घटित हो चुका होता है। इस प्रकार यह पद्धति, यह मेथड कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप को प्रत्यक्ष रूप से नहीं सिद्ध कर पाती, मतलब क्लियर कट नहीं बता पाती। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था ना कि आप किसी फेफड़े के कैंसर का अध्ययन करना चाहते हैं, तो आप ऐसे रोगियों को अपने स्टडी में शामिल करेंगे जिनको फेफड़े के बीमारी का लक्षण हो, जैसे किसी को धूम्रपान कर रहा हो और बहुत दिन से खांसी आ रही हो, ठीक है, तो आप उनका परीक्षण करेंगे। लेकिन धूम्रपान कर रहा है व्यक्ति, उसको खांसी है और खांसी के साथ साथ टीबी भी है, ठीक है ना। तो इस शोध में शोधकर्ता स्वतंत्र चर और आश्रित चर के बीच संबंध की उचित व्याख्या नहीं कर सकता। स्वतंत्र चर का मतलब क्या है, धूम्रपान, और आश्रित चर का मतलब कि खांसी आने लगी। दोनों के मध्य आप स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते हैं कि क्या धूम्रपान से खांसी आती है या टीबी होती है, स्पष्ट नहीं कह सकते। तो इसी को यहाँ पे पोस्ट हॉक
एरर कहते हैं, पोस्ट ऑफ फॉलिसी कहते हैं। जिसमें से इसमें होता क्या है कि शोधकर्ता दो कारकों में से एक को कारण और दूसरे को प्रभाव सिर्फ इसलिए मान लेता है क्योंकि दोनों हमेशा साथ साथ घूमते पाए जाते हैं, है ना। तो ये अनुमान पर आधारित होता है, एम्पिरिकल मतलब अनुभव पर आधारित होता है। तो इस प्रकार की पद्धति, ये जो रिसर्च है ना, इस प्रकार की पद्धति में कारण प्रभाव संबंध को प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध नहीं करती है, बल्कि उनके संभावित कारणों का अनुमान प्रस्तुत करती है। ये अनुमान लगाती है, कारण का अनुमान लगाती है। द यू कैन से द एक्सपीरियंस ऑफ यू कैन से कॉजेस, इसलिए इसको इंपीरिकल रिसर्च भी कहा जाता है। आइए इसकी कुछ विशेषता है, प्रकृति एवं विशेषताएं, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। इसका जो नेचर होता है ना, जनरली ये एनालिटिकल होता है और डिस्क्रिप्टिव होता है। और जो विशेषता इसकी होती है, फर्स्ट, दिस इज नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। सेकेंड, द वेरिएबल्स आर नाइदर मैनिपुलेटेड नॉर कंट्रोल्ड। थर्ड, इट इज बेस्ड ऑन द पास्ट इवेंट्स, पुरानी घटनाओं पर आधारित होता है। नेक्स्ट इज, in this kind of the study the comparative method is applied। इस प्रकार के स्टडी में तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। and it presents the inference मतलब अनुमान, it presents the inference between the relationship of cause and effect। कॉज एंड इफेक्ट के मध्य संबंधों का यह वर्णन करता है, अनुमान लगाता है, ठीक है। एंड टोटली बेस्ड ऑन द जेन्युइन कंडीशंस ऑफ लाइफ, जो रियल कंडीशन होता है जीवन के, उस पर आधारित होता है। तो ये इसके कुछ विशेष गुण होते हैं कि यह प्रयोगात्मक है, इसमें चर पर न तो नियंत्रण होता है, न तो उसमें जोड़ तोड़ किया जा सकता है, भूतकालीन घटना पर आधारित होता है, तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, कारण प्रभाव का अनुमान लगाया जाता है और वास्तविक जीवन की परिस्थिति पर आधारित होता है। तो ये इसकी विशेषता है। आइए इस अनुसंधान की प्रक्रिया क्या है। देखिए, सबसे पहले तो इसमें समस्या का चयन किया जाता है, जैसा कि सब में है। एक एग्जाम्पल के रूप में, कुछ विद्यार्थी अंग्रेजी विषय में अधिक सफल क्यों होते हैं, यह एक प्रॉब्लम, एक सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक हो गया। सबसे पहले टॉपिक को हम सिलेक्ट किए कि कुछ विद्यार्थी अंग्रेजी विषय में अधिक सफल क्यों होते हैं। जब हमारी समस्या बन गई, जब हमारा टॉपिक कंस्ट्रक्ट हो गया, तो हमारा दूसरा काम हो जाता है, डिपेंडेंट वेरिएबल की पहचान की जाती है। अब डिपेंडेंट वेरिएबल कौन होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो प्रभावित होता है इससे, इंडिपेंडेंट से। तो प्रभावित कौन हो रहा है? इसमें कह रहे हैं कि अंग्रेजी विषय में अधिक सफल क्यों होते हैं। तो विद्यार्थियों की जो शैक्षणिक उपलब्धि है, जो उनका एजुकेशनल अचीवमेंट है, वो डिपेंडेंट है, ठीक है। जैसे अंग्रेजी विषय क्या है? वो डिपेंडेंट है, ठीक है। तो सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल की आइडेंटिफाई करते हैं। थर्ड में क्या करते हैं? व्हाटएवर इज द पॉसिबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो भी संभावित स्वतंत्र चर होता है, उसको हम डिटरमाइन करते हैं, उसका निर्धारण करते हैं। जैसे हैबिट्स ऑफ स्टडी, फैमिली बैकग्राउंड, टीचिंग मेथड। जैसे कुछ विद्यार्थियों का अंग्रेजी में अधिक सफल होने का कारण हो सकता है कि उनकी अध्ययन की आदत ज्यादा पढ़ते हो, उनकी फैमिली बैकग्राउंड ऐसी हो, या टीचिंग मेथड कुछ ऐसा हो जिससे वो प्रभावित होते हो। तो ये सारी चीजें क्या हो रही है? प्रभावित कर रही हैं। नेचर ऑफ स्टडी, फैमिली बैकग्राउंड, टीचिंग मेथड्स, दीज आर अफेक्टिंग द एकेडमिक अचीवमेंट। तो ये क्या हो गई? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो तीसरा चरण हमारा हो जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आइडेंटिफाई करना। फिर क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप जो होगा हमारा, उसमें विभिन्न समूहों का चयन किया जाता है, जो तमाम ग्रुप होते हैं। जैसे उच्च उपलब्धि वाले बच्चे होंगे, निम्न उपलब्धि वाले बच्चे होंगे, मॉडरेट स्टूडेंट्स होंगे। तो सबका हम क्या करते हैं? बना लेते हैं उनके स्कोर के अकॉर्डिंग, कौन कुछ हाईएस्ट नंबर पाया है, कौन लोएस्ट नंबर पाया है, कौन मॉडरेट नंबर पाया है। इसके अनुसार हम पूरा
ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, जब ग्रुप बन जाता है तो हम अगले चरण में, अगले स्टेप में आंकड़ों का संकलन करते हैं। जो डेटा होता है उसको कलेक्ट करते हैं, जिसके लिए हम क्वेश्चनेयर, इंटरव्यू और शेड्यूल आदि का प्रयोग कर लेते हैं। इनके आधार पे हम डेटा को सेलेक्ट करते हैं और फाइनली हम जो भी इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स होती है, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग करके हम उसकी एनालिसिस करते हैं। डेटा का एनालिसिस करने के बाद फिर इंटरप्रिटेशन करते हैं और इंटरप्रिटेशन करके जो भी संभावित कारण होता है उसका अनुमान लगाते हैं। तो ये पूरे अनुसंधान की प्रक्रिया होती है। अगले स्लाइड में आइए, एक एग्जांपल से हम समझते हैं। मान लीजिए कि शोधकर्ता यह जानना चाहता है कि कुछ विद्यार्थी अंग्रेजी विषय में अधिक अंक क्यों प्राप्त करते हैं। जैसा कि हमने बताया है आपको कि एक एग्जांपल के अनुसार स्टेप समझाया, वही स्टेप यहाँ पे प्रैक्टिकली अप्लाई किया गया है। तो इस स्थिति में हम करेंगे क्या कि विद्यार्थियों के समूह को दो भाग में बांट देंगे। पहला जो ग्रुप होगा वो उच्च उपलब्धि वाले विद्यार्थी होंगे और दूसरे ग्रुप में निम्न उपलब्धि वाले विद्यार्थी होंगे। इसके पश्चात वह उनके अध्ययन की आदत, पारिवारिक पृष्ठभूमि, विद्यालय का प्रकार, टीचिंग मेथड आदि का कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। ठीक है, अगर यह पाया जाता है कि उच्च उपलब्धि वाले विद्यार्थियों में बेहतर अध्ययन आदतें, अनुकूल वातावरण है, तो यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ये कारक उनकी सफलता में संभावित कारण है। ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ कारणों को निश्चित रूप से सिद्ध नहीं किया जाता, बल्कि केवल उनका संभावित संबंध बताया जाता है। निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि ड्यू टू हैविंग द nature of hard working, or due to having the good environment, or due to having the you can say teaching method, or due to having the you can say family background, some students are getting good achievement। ऐसा नहीं है, फैक्ट्स नहीं है। फैक्ट्स का मतलब बिल्कुल डिटरमाइंड रूप से आप नहीं कह सकते, बल्कि यू present a possibility that some students are getting good achievement due to having because of possibly having because of having some good environment, good teaching method, or their nature also. These are the empirical, these are the possibility, these are the experience। एक संभावित possible जो है कि solution बताया जाता है, possible कारण बताया जाता है। So, student, these were the final of the ex post facto research. After it, we will see you in the next session with the next content. So, have a nice day. See you the day after.